हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो द हिल्स हैव आइज रीमेक का पार्ट 2। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी, रीमेक के एक साल बाद ही। इसे भी ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर वेस क्रेवन ने ही लिखा है और इसे डायरेक्ट किया है मार्टिन वेस ने। तो इस मूवी की कहानी फर्स्ट पार्ट के इवेंट्स के बाद ही शुरू होगी। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वो देख लो, क्योंकि पहले वो देखना जरूरी है। उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक औरत को जो कि एक बच्चे को जन्म दे रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि म्यूटेंट्स ने उसे काफी टाइम से वहां कैद कर रखा था। वो बच्चे को जन्म दे देती है। बच्चा डिफॉर्म्ड ही था जैसा कि वो म्यूटेंट्स चाहते थे, लेकिन वो कुछ ही देर में मर जाता है। ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उस औरत को मार देते हैं। ये हमें पहले पार्ट में ही पता चल गया था कि वो म्यूटेंट्स लड़कियों को कैप्चर करके उन्हें ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं। पिछले पार्ट में लिजर्ड लिन को ले जाने वाला था, लेकिन गुस्से में उसने उसे मार दिया। फिर वो ब्रेंडा को ले जा रहा था, लेकिन तभी बॉबी और डग वहां पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी वो लिन की बच्ची कैथरीन को ले गया था। और इस मूवी की ओपनिंग से हमें पता चल गया कि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने में लगे थे। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले एक फैमिली ने डेजर्ट क्रॉस करते वक्त एक रॉन्ग टर्न ले लिया था, जिस पे चलते हुए वो एक मिलिट्री एरिया में पहुंच गए थे जिसका नाम सेक्टर 16 था। अगली सुबह तक आधी फैमिली मर चुकी थी। इसके बाद आर्मी ने उस एरिया में सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कंडक्ट किए। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये मूवी पिछले पार्ट के 2 साल बाद की कहानी है। हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट सेक्टर 16 में काम कर रहे थे। कर्नल लिंकन उनके सिक्योरिटी के लिए वहाँ तैनात था। डॉक्टर फोस्टर हिल्स के ऊपर था। वो बेस पर डॉक्टर विल्सन से कांटेक्ट करता है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। फिर वो डॉक्टर हैन से कांटेक्ट करता है और हम देखते हैं कि हैन मरा पड़ा था। किसी ने उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए थे। फॉस्टर को कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो वापस जाने लगता है। तभी उसे एक म्यूटेंट दिखाई देता है जो कि एक सांप को खा रहा था। वो म्यूटेंट फॉस्टर को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से एक म्यूटेंट उसके सर में कुल्हाड़ी घुसा देता है। उसके चिल्लाने की आवाज कर्नल सुन लेता है, लेकिन तभी एक म्यूटेंट कर्नल को भाले से उठाकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ यूएस मिलिट्री सोल्जर्स को जो कि ट्रेनिंग के बाद अपने बेस पर वापस जा रहे थे और रास्ते में उन्हें सेक्टर 16 में काम कर रहे साइंटिस्ट को सप्लाईज देते हुए जाना था। वो सेक्टर 16 पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कैंप में उन्हें कोई भी नहीं मिलता। उन्हें रेडियो पर एक डिस्ट्रेस कॉल मिलती है, लेकिन सिग्नल बहुत ही वीक था, इसलिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उन्हें पहाड़ी के ऊपर से एक मिरर सिग्नल दिखाई देता है। उसे देखकर सार्जेंट जेफरी समझता है कि कोई वहीं से मदद मांग रहा है और वो सभी सोल्जर्स को सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का ऑर्डर दे देता है। सार्जेंट उन सभी को लेकर आगे बढ़ता है। नेपोलियन और एम्बर को वो नीचे कैंप पर ही छोड़ देता है इन केस कोई वहां आ जाए। ऊपर चढ़ते चढ़ते मिकी एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसकी एंकल ट्विस्ट हो जाती है। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसलिए सार्जेंट उसे वापस कैंप पर भेज देता है। इधर नेपोलियन टॉयलेट में जाता है और अंदर उसे एक हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बाहर आता है। एम्बर आकर चेक करती है और उन्हें वहां डॉक्टर विल्सन मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। विल्सन उनसे मदद मांगता है। वो उसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगे हुए थे। म्यूटेंट्स ने उसे इन्फेक्शन से मारने के लिए वहां छोड़ रखा था। वो उसे स्लो डेथ देना चाहते थे। उन्हें कुछ भी बताने से पहले ही विल्सन मर जाता है। वो सिर्फ इतना बोल पाता है कि वो यहाँ है। वो दोनों बहुत घबरा चुके थे। तभी वो देखते हैं कि किसी ने उनके ट्रक को आग लगा दी थी। वो अपनी राइफल्स उठाने के लिए भागते हैं, लेकिन उनकी गन्स भी गायब थी। तब एम्बर डिसाइड करती है कि वो बाकियों के पास ऊपर जाएगी, लेकिन नेपोलियन उसके साथ नहीं जाता। वो नीचे रुकना ही बेहतर समझता है। एम्बर कुछ ही दूर पहुंचती है कि तभी स्टैबर नाम का म्यूटेंट उसे दबोच लेता है। ये देखकर नेपोलियन भी एम्बर की तरफ भागता है। एम्बर उससे बचने की पूरी कोशिश करती है, जिस वजह से स्टैबर उसे ले जाने के बजाय उसे मारने लगता है। लेकिन तभी एक गोली सीधा उसके कंधे में लगती है और वो जल्दी से एक होल में घुस जाता है। वो गोली चलाई थी मिकी ने, जो कि वापस नीचे आ रहा था। एम्बर मिकी की तरफ भागती है और तभी स्टैबर एक होल में से हाथ निकालकर मिकी को पकड़ लेता है। वो उसे अंदर खींचने लगता है। नेपोलियन भी वहां पहुंच जाता है और एम्बर के साथ मिलकर वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन म्यूटेंट्स के सामने उनका कोई जोर नहीं चलता। वो मिकी को खींचकर ले जाते हैं और वो दोनों कुछ नहीं कर पाते। ऊपर उन सबको डॉक्टर फॉस्टर की बॉडी मिलती है और यहाँ से मामला सीरियस हो जाता है। अब वो सब सीधा शूट करने के लिए रेडी थे। वो सब आगे बढ़ते हैं और तभी लैच नाम का एक म्यूटेंट पीछे से स्पिटर के ऊपर हमला कर देता है। वो सब अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं।
तभी अचानक से सार्जेंट स्पीटर के सामने आ जाता है और एक्सीडेंटली स्पीटर उसे शूट कर देता है। वो सब सार्जेंट को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मौके पर ही मर जाता है। नेपोलियन और एम्बर भी वहां पहुंच जाते हैं और वो उन्हें मिकी के बारे में भी बता देते हैं। अब उन्हें पता था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और उनके ऊपर कोई कमांडिंग ऑफिसर भी नहीं है। जो भी करना था उन्हें खुद ही करना था। वो सार्जेंट की बॉडी को वापस कैंप पर ले जाने लगते हैं। इसके लिए उन्हें सार्जेंट को एक सोल्जर के साथ रोप से लटकाकर नीचे भेजना था। स्पीटर इसके लिए हाँ कर देता है क्योंकि उसी की वजह से वो मरा था। स्पीटर सार्जेंट की बॉडी को लेकर बड़े आराम से नीचे उतरने लगता है और बाकी सब ने रस्सी को पकड़ रखा था। अचानक रस्सी टूट जाती है और स्पीटर भी नीचे गिरकर मर जाता है। वो देखते हैं कि रस्सी टूटी नहीं बल्कि काटी गई है। वो समझ चुके थे कि कोई एक एक करके उन सबका शिकार कर रहा था। बड़ी सावधानी से वो सब वहां से नीचे उतरने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कर्नल पड़ा मिलता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो सब उससे वहां से निकलने का रास्ता पूछते हैं। कर्नल उन्हें बताता है कि सिर्फ माइंस के रास्ते वो वहां से निकल सकते हैं। वो उन्हें यह भी बताता है कि म्यूटेंट सबको मार देंगे लेकिन वो लेडीज को ब्रीडिंग के लिए कैप्चर कर लेंगे। वो पूछते हैं कि उनसे बचा कैसे जा सकता है। तब कर्नल सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, सिंपल, और खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर और मिसी दोनों बैठे हुए थे। तभी पीछे से स्टैबर उनके ऊपर हमला करने लगता है लेकिन ये एक ट्रैप था। वो सब मिलकर उसे भून देते हैं। मिसी टॉयलेट करने के लिए वहां से थोड़ी दूर चली जाती है और तभी कैमिलियन नाम का म्यूटेंट उसे पकड़कर ले जाता है। वो सब मिसी के चिल्लाने की आवाज सुन लेते हैं और उसका पीछा करते हुए माइंस तक पहुंच जाते हैं। स्टब माइन के अंदर नहीं जाना चाहता था। वो उन्हें छोड़कर वहां से चला जाता है लेकिन अकेले वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाता। लैच उसे मार देता है। इधर वो सब माइन में बहुत अंदर तक पहुंच चुके थे। अचानक एम्बर और नेपोलियन एक गड्ढे में गिरकर नीचे पहुंच जाते हैं। डेलमार और क्रैंक उन तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं। उधर कमीलियन मिसी का रेप करने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह मिसी उससे बचकर भागने लगती है। तभी वहां उन सब का डैड हेड्स आ जाता है। वो कमीलियन को मारकर वहां से भगा देता है और खुद मिसी का रेप करने लगता है। कमीलियन वहां से निकलकर एम्बर को पकड़ लेता है लेकिन नेपोलियन एक पत्थर से उसका हेड क्रश करके उसे मार देता है। वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। तभी वहां ग्रैबर आ जाता है जो कि ठीक से देख नहीं सकता था और उसके पास एक गन भी थी। उससे बचने के चक्कर में एम्बर और नेपोलियन एक सीक्रेट डोर से नीचे गिर जाते हैं जहां उन्हें हैंसल मिलता है जिसे आपने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। उसने डॉक्टर फोस्टर को भाग जाने के लिए कहा था। वो एक अच्छा म्यूटेंट था। वो उन दोनों को छुपा लेता है। तभी सामने से डेलमर और क्रैंक आ जाते हैं और ग्रैबर उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। क्रैंक उसे मार देता है लेकिन डेलमार को उसकी गोलियां लग चुकी थी। नेपोलियन उन्हें भी अपने पास बुला लेता है। हैंसल उन चारों को वहां से बाहर ले जाने लगता है। रास्ते में वो बहुत कुछ देखते हैं। उनके साथियों के बॉडी पार्ट्स भी वहां पड़े थे। तभी अचानक डेलमार को कुछ होने लगता है। वो दम तोड़ने लगा था और देखते ही देखते वो भी मर जाता है। वो उसकी बॉडी को वहां छोड़ना नहीं चाहते थे इसलिए वो उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। हैंसल उन्हें एग्जिट तक ले जाता है लेकिन एम्बर मिसी के बिना वहां से निकलना नहीं चाहती थी। नेपोलियन भी उसके साथ था लेकिन क्रैंक को बस बाहर निकलना था। एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढने वापस चले जाते हैं। क्रैंक को वहां बहुत सारा डायनामाइट मिलता है। वो एक क्रेट अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक ट्रैप था। उसे ले जाने के चक्कर में वो उसका बटन ट्रिगर कर देता है जिसकी वजह से वहां ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। एम्बर और नेपोलियन मिसी को ढूंढ रहे थे तभी उनके ऊपर लैच हमला कर देता है लेकिन वो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और मिसी तक पहुंच जाते हैं। वो दोनों जल्दी से मिसी को वहां से बाहर ले जाने लगते हैं। तभी हेड्स वहां आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। एम्बर के पास एक ही गोली बची थी जो कि उसने सुसाइड करने के लिए रखी थी। वो हेड्स के ऊपर गोली चला देती है। गोली उसके सर में लगकर निकल जाती है जिससे उसके सर का छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाता है। उससे वो मरता तो नहीं है लेकिन वो कुछ बेहोशी की हालत में था। नेपोलियन एक सरिया उसके आर पार कर देता है लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। तब मिसी उसे हथौड़े से मारती है और नेपोलियन अपनी गन उसके मुंह में घुसाकर उसे मार देता है। वो तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि कोई उन्हें सर्विलेंस के थ्रू देख रहा था। हमें यह भी बताया जाता है कि उन सोल्जर्स के गायब होने के बारे में उनकी फैमिलीज को कभी बताया नहीं गया। उन्हें बस ये पता था कि वो बिना लीव के एब्सेंट हैं और सेक्टर 16 अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि वो तीनों वहां से बचकर नहीं निकल पाए। जो म्यूटेंट उन्हें देख रहा था उसने उन्हें मार दिया। खैर ये हमें कभी पता नहीं चल पाया क्योंकि इसके आगे इसका कोई भी पार्ट नहीं आया है। ये रीमेक सीरीज यही खत्म होती है और अगला पार्ट ना आने का रीजन यही हो सकता है कि इस मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अगर इस मूवी में पिछले पार्ट का कोई कैरेक्टर होता तो शायद ये और ज्यादा अच्छी होती क्योंकि पिछले पार्ट में बॉबी, ब्रेंडा और डग बच गए थे। ये हमें इस मूवी के स्टार्ट में पता चल गया था।
तो दोनों ही पार्ट्स में हमें यही दिखाया गया है कि जो सबसे वीक कैरेक्टर है एंड में वो ही हीरो बन जाता है। पिछले पार्ट में डग था और इसमें नेपोलियन। वेस क्रेवन ने यही दिखाना चाहा है कि जिसे सब यूजलेस समझते हैं, जरूरत पड़ने पर वो ही बहादुरी दिखाता है। जैसे पिछले पार्ट में बॉब एक पावरफुल कैरेक्टर था और वो डग को कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन उसकी पावर कहीं काम नहीं आई। एंड में डग ने अकेले ही हिम्मत करके सभी म्यूटेंट्स को मारा और अपनी बेटी को उनसे छुड़ाकर वापस लाया। इस पार्ट में भी नेपोलियन सबके लिए मजाक था। सभी सोल्जर उससे ऊपर थे, सभी मारे गए लेकिन वो जिंदा रहा और साथ ही उसने मिसी और एम्बर को भी जिंदा रखा। तो वेस क्रेवन ने इसी मैसेज के साथ इन कहानियों को लिखा है कि कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ओरिजिनली वेस क्रेवन ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें पिछले पार्ट की ब्रेंडा लीड रोल में थी। वो अपने डर पर जीत पाने के लिए यूएस मिलिट्री में जाती है और एक दिन उसे उसी जगह वापस भेजा जाता है जहां उसकी फैमिली को मारा गया था, क्योंकि सिर्फ उसे ही वहां की लोकेशन पता थी। इस पूरे आइडिया को ही काट दिया गया क्योंकि ब्रेंडा का रोल करने वाली एक्ट्रेस पहले ही बहुत बिजी थी और वेस क्रेवन ने उसकी जगह किसी और को ब्रेंडा के रोल में कास्ट करने के बजाय स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी। सभी का अपना तरीका है। वैसे अगर ये स्क्रिप्ट रहती तो और ज्यादा मजा आता। जो माइन शाफ्ट इसमें दिखाई गई हैं वो उसी टीम ने बनाई है जिसने 2005 में आई द डेसेंट की केव बनाई थी। इस मूवी का अल्टरनेटिव टाइटल था द हिल स्टिल हैव आइज। जितने भी एक्टर्स ने सोल्जर्स का रोल किया है उन सबको पहले माउंटेन क्लाइंबिंग सीखनी पड़ी थी। इस मूवी को भी एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर शूट किया गया है जहां पिछली मूवी को शूट किया था। इसकी स्क्रिप्ट वेस क्रेवन ने अपने बेटे के साथ मिलकर 1 महीने में ही लिख दी थी। कमिलियन को तैयार करने में पूरे 4 घंटे लगते थे। इस मूवी में हेड्स का रोल उसी एक्टर ने किया है जिसने पिछले पार्ट में प्लूटो का रोल किया था। हेड्स एक ग्रीक गॉड है जिसका रोमन नाम प्लूटो है। 2007 में म्यूटेंट्स के ऊपर बेस्ड 2 हॉरर मूवीज के सीक्वल रिलीज हुए थे। एक तो यही मूवी थी और दूसरी थी रॉन्ग टर्न टू डेड एंड। और इन दोनों ही मूवी में डैनिएला अलोंसो ने काम किया था। इसमें सोल्जर का रोल किया था और उसमें रिटायर्ड सोल्जर का। और ये फैक्ट मैंने रॉन्ग टर्न 2 वाली वीडियो में भी बताया था। जॉन कारपेंटर जो कि हैलोवीन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने वेस क्रेवन की स्क्रिप्ट से मिलती जुलती एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसका नाम था प्रे। वो सिमिलर थी द टेक्सास चेनसो मैसेकर, रॉन्ग टर्न और इस फिल्म से। उसमें 3 लड़कियां पहाड़ों में घूमने जाती हैं और वहां एक इनब्रेड फैमिली उन्हें पकड़ लेती है ब्रीडिंग के लिए। लास्ट में एक लड़की उनसे बचकर निकल जाती है और पुलिस को सब बता देती है। पुलिस उस फैमिली के हेड को पकड़कर जेल में डाल देती है। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।